नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजकमल दिवाकर राजनीति मंथन के चैनल पर आपके लिए एक और महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए उपस्थित हूं। और वो महत्वपूर्ण बात क्या है? वो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, भारत की जीडीपी की। क्या भारत की अर्थव्यवस्था गिरी है या ऐसा ऐसा कोई भ्रम है? वास्तविकता क्या है? अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है, क्या नहीं मानना है? उन सभी के साथ एनालिसिस करने के बाद मैं कुछ महत्वपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कोई बात साझा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हूं। और वो बात केवल इतनी सी है दोस्तों कि भले ही हमारी अर्थव्यवस्था यूके से यानी कि ब्रिटेन से नीचे चली गई हो, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रैंकिंग में जरूर अब हमारी अर्थव्यवस्था एक नंबर पर अमेरिका, 2, 3, 4, 5 और छठे नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन वो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बाहर जरूर हुई है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, क्यों हुआ ऐसा, इन सब पर चर्चाएं करते हैं आपके अपने राजनीति मंथन के चैनल पर। देखें, मैं आपको बता देता हूं, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रेस से बाहर हुआ। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, ये बात सही है और इस बात को हम स्वीकार करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 में क्या सच में कोई संकट है? ये जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बाहर हुई है, तो क्या वास्तव में कोई संकट है या नहीं, या बेवजह हम लोग घबरा रहे? इन सब पर चिंतन मनन करने का बहुत बेहतरीन अवसर है। और देखें, अब दुनिया आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ध्यान रखें, दुनिया की सबसे बड़ी 6वीं जो अर्थव्यवस्था थी वो बना है। उत्तर प्रदेश यानी कि यूके का, यूनाइटेड किंगडम का 5वां स्थान है। वहीं भारत का स्थान कौन सा है? 6वां। क्योंकि यूके के पास 4.26 ट्रिलियन के साथ इसकी अर्थव्यवस्था सुधार हुआ है और हमारी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, क्योंकि हमारे पास 4.15 ट्रिलियन मुद्रा है। अप्रैल 2026 के नवीनतम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार यूके ने भारत की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, आगे पीछे चलते रहते, लेकिन वास्तविक इसका असर क्या पड़ेगा उस पर अपन यहां चर्चा करते। देखिए, भ्रम, क्या ये एक भ्रम है या वास्तव में सच्चाई क्या है? तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हो रही साथियों, हमारी रैंकिंग जरूर कम हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार वही है। ध्यान रखें, रैंकिंग गिरी है लेकिन अर्थव्यवस्था की रफ्तार नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था बदस्तूर वैसे ही अनवरत रूप से आगे बढ़ रही है जैसे बढ़नी थी। उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों पर भी चर्चा करते हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, भारत आज भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 6.5 का विकास दर है हमारे देश का। वही घरेलू अनुमान की बात करें तो विकास दर 7.4। मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त, हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ की है, 8.4% की जबरदस्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हुई है। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखें यहां पर कि कारण क्या रहे हैं। कारण नंबर 1, पहला कारण क्या है कि रुपए की कमजोरी और डॉलर का खेल। सारा कुछ जो खेल है वो डॉलर का है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर से ही लेन देन किया जाता है। इसीलिए यहां डॉलर का पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा होगा और भारतीय मुद्रा का पलड़ा आपको हल्का नजर आ रहा है। पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले रुपया 84.6 से गिरकर 90 रुपए या लगभग 92 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। ध्यान रखें, चूंकि रुपया डॉलर के सामने कमजोर हुआ, इसलिए डॉलर में नापने और हमारी जीडीपी कम दिख रही है, लगभग 4.15 ट्रिलियन के साथ। यूके और जापान की करेंसी डॉलर के सामने मजबूत रही है, इसलिए उनकी स्थिति हमसे बेहतर है। आगे देखें,
बात करें तो कारण नंबर 2 की, दूसरा कारण क्या रहा है जीडीपी का गिरना? तो दूसरा कारण रहा है जीडीपी नापने का पैमाना ही बदल गया है। पहले जो पैमाना था, हम जो आधार मानते थे वो मानते थे 2011-12 को, अब जो आधार माना जाने लगा है वो 2022-23। देखिए, सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष जो है वो 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से गिरना तो होगा। यह नया तरीका ज्यादा सटीक है, लेकिन इसके कारण पिछले साल अनुमानित जीडीपी का 357 लाख करोड़ से संशोधित होकर 345 लाख करोड़ रह गई है। इसको ऐसे समझे सरल भाषा में, कैसे समझे कि देखिए, जैसा कि आपकी परीक्षा में पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर कितने कर दिए जाए, 40 कर दिए जाए। पहले आप 33% पे पास हो जाते थे, अब कितने पास होंगे भाई, 40 पे। अब इसमें क्या हुआ, आपकी होशियारी कम नहीं हुई है, बस टीचर ने नापने का पैमाना बदल दिया है। आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे, बस टीचर ने जो मेजरमेंट का मापदंड है वो चेंज कर दिया है, वही यहां पर 2011-12 के बजाय 2022-23 कर दिया है। तीसरा कारण क्या रहा है हमारी जीडीपी के गिरने का? तो बाहरी झटके और कच्चे तेल की मार। आपको पता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल को लेकर कितनी मारामारी हो रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए अमेरिका प्रयास कर रहा है, उधर ईरान प्रयास कर रहा है, और इस जद्दोजहद में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, पश्चिमी एशिया में तनाव की स्थिति है, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल है। भारत अपनी जरूरत का 80%, 80% तेल अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हमारी आयात बिल बढ़ा, जिससे रुपए पर और ज्यादा दबाव बढ़ा है। आगे बात करें, पूरी कहानी सिर्फ गणित का एक खेल है। क्या खेल है? मजबूत घरेलू विकास हो रहा है, हमारा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, रुपया कमजोर हुआ है डॉलर की तुलना में। नया आधार वर्ष हमने माना 2022-23 को हमने आधार वर्ष माना, इसलिए ये जीडीपी भी गिरी है। दूसरा, डॉलर में कम जीडीपी हमारी दर्ज की गई है। घबराने की जरूरत क्यों नहीं है हमको? क्योंकि हमारे पास ऐतिहासिक सुरक्षा कवच है, या ऐतिहासिक सुरक्षा कवर है। वो क्या है दोस्तों, ध्यान रखें, 701.4 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास मौजूद है। तो हमें किसी भी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखें, यह अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह भारी भरकम रिजर्व भारत को किसी भी बड़े बाहरी आर्थिक झटके से बचाने के लिए एक गारंटी की तरह काम करता है। हम किसी संकट में नहीं हैं। आगे मैं बात करूं तो ध्यान रखें साथियों, इस सांख्यिकीय बदलाव से किसके फायदा होगा और किसे होगा नुकसान। देखिए, फायदा किसे होगा और किस पर बनेगा दबाव, तो मैं बता दूं, आईटी और फार्मा कंपनियों को इससे लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी बिजनेस डील होती है वो सब किस में होती है, वो डॉलरों में होती है, ठीक है ना। निर्यातकों को इससे, एक्सपोर्टर्सों को फायदा मिलेगा। जो भी हस्तशिल्प, कपड़े, कृषि उत्पाद विदेशी भेजने के वाले, सीधा उनको फायदा मिलेगा। दबाव किस किस पर बनेगा? देखिए, आम जनता पर इसका दबाव देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि महंगा कच्चा तेल मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा मतलब सब्जियां महंगी, राशन के दाम बढ़ेंगे। अस्थायी है, बाद में ये स्थिरता नहीं है इसमें, ये अस्थायी है, बाद में ये डाउन भी होंगे। तेल आयात करने वाली कंपनियां, पेंट, टायर, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बढ़ेगा, यानी कि वो मुनाफा पहले जो ज्यादा होता था वो अब कम होना लगेगा। तो इन दो क्षेत्रों में दबाव बनेगा और कुछ क्षेत्र में फायदा होगा। ध्यान रखें, अगर आप एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट है और एक कोई भारत का युवा है, तो उसको क्या, इसकी जेब पर क्या असर होगा, क्या नुकसान होगा, उसकी मैं बात कर लूं। आम नागरिक को नुकसान क्या होगा, भारतीय नागरिक को या किसी भी स्टूडेंट्स को क्या नुकसान होगा? पहली बात, विदेश में पढ़ाई करने के लिए, यात्रा और शिक्षा के लिए आपको डॉलर में पे करना पड़ेगा, और जब आप डॉलर में पे करेंगे तो निश्चित सी बात है, डॉलर की मुद्रा हो गई है, भारतीय मुद्रा से अब डॉलर की वैल्यू हो गई है ज्यादा, तो आपको यहाँ पर खर्च सीधा बढ़ जाएगा और अब डॉलर खरीदने के लिए आपको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारे महंगे हो जाएंगे, 5 से 10% बढ़ोतरी होने की संभावना है। जैसे कि आप स्मार्टफोन ले सकते हैं, लैपटॉप, कारों के कई पुर्जे जो बाहर से आते हैं, इनमें सब में 5 से 10% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सुरक्षित निवेश, सोने के दाम, गोल्ड जो है वो सुरक्षित निवेश है, वहां अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं।
देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भाव स्थिर रहने पर भी भारत में सोना महंगा होगा, क्योंकि भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। नेक्स्ट, मैं बता दूं आपको, भविष्य का रास्ता यह गिरावट है। गिरावट सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव है, स्थायी नहीं है। ध्यान रखना, 2026 में 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे देश की, कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में सबसे 6वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, 2027 से 28 तक हम वापसी करेंगे और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। वहीं 2030-31 तक हमारा जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरने का है। तो भारत की जीडीपी पर एक नजर राजनीति मंथन के माध्यम से मैंने आपको दी। कैसी लगी इंफॉर्मेशन, कमेंट के माध्यम से बताना जरूर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।